हेलो नेक्स्ट टीचर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ठीक ही होंगे। एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल मक्खन की तरीके से हट रहा होगा और मैं तो यही कहूँगा ना कि आप ज़्यादा नोट्स वगैरह और इनके पीछे मत भागिए, रटते मत रहिए चीज़ों को। बस नेक्स्ट टीचर्स के इस प्लेटफॉर्म पे भाई टॉपिक्स को कवर कर लीजिए और फिर देखिए आपके डीएलएड के एग्ज़ाम्स कैसे मक्खन की तरह से आपके होने वाले हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आज हम किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने इस थ्योरी सेशन में एनपीजीएल को, उसके अलावा स्कूल चलो अभियान को बस्ता उठाओ और स्कूल चलो केजीबीवी और ईसीसी। तो क्या है ये, इनको जानेंगे हम अगली स्लाइड में। और चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी शानदार क्लास को। तो आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं और देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा का जो समग्र इकोसिस्टम है जहाँ पे शिक्षा पनप रही है, उनमें हम देखेंगे एनपीईजीएल के बारे में। तो एनपीईजीएल क्या है, तो बेसिकली नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएं व मॉडल क्लस्टर की बात करेंगे। दूसरा हम केजीबीवी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसके बारे में बात करेंगे कि आवासीय विद्यालय और उनकी सुरक्षा क्या है उसके बारे में। एंड नेक्स्ट स्कूल चलो अभियान यानी 100% जो नामांकन है और ठहराव है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ईसीसीई की। ईसीसीई क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो एक एक चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनपीईजीएल, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेटिंग गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो आवश्यकता और इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो सबसे पहले हम आवश्यकताओं की अगर बात करेंगे तो आवश्यकताएं क्या थी कि नामांकन के बाद भी बालिकाओं का ड्रॉप आउट हो जाना एक सबसे बड़ी समस्या थी, तो इसलिए आवश्यक था इस योजना को चालू करना। दूसरा रीज़न इसका था कि लिंगानुपात व साक्षरता दर में जो पिछड़े क्षेत्र थे यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे गर्ल्स की एजुकेशन को हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे, उनको इसमें लक्षित करना था। और 3 से 6 आयु वर्ग के लिए चाइल्ड केयर सेंटर भी स्थापित करने थे ताकि बच्चों का माइंड सेटअप हो सके आगे पढ़ाई के लिए। अब इसके उद्देश्य जो थे, सबसे पहला उद्देश्य कि जो जेंडर गैप है कि भाई पुरुषों को अधिक हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं एजुकेशन के लिए, गर्ल्स को नहीं दे रहे हैं, तो उस जेंडर गैप को समाप्त करना था। साथ ही मॉडल क्लस्टर स्कूल विकसित कर 100% ठहराव सुनिश्चित करना था कि ताकि बच्चे बीच में ड्रॉप आउट ना करें। और क्या था इसका उद्देश्य, तो नेक्स्ट उद्देश्य था इसका ग्रीष्मकालीन जो शिविर होते हैं जिनको ब्रिज कैंप भी बोला जाता है और उपचारात्मक शिविर कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अभी ट्रीटमेंट दो, उनका संचालन करना इसका उद्देश्य था। तो कहानी आगे बढ़ती है और इसी के साथ एनपीईजीएल जो है उसके अंतर्गत आदर्श क्लस्टर विद्यालय के जो प्रमुख कंपोनेंट्स थे उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि बुनियादी ढांचा होना चाहिए। बुनियादी ढांचा, बच्चों को ज़मीन पे नहीं बिठाएंगे भैया, कम से कम 1 से 5 के लिए लकड़ी की जो चौकी होती हैं, सीट्स होती हैं, उनको हम अवेलेबल कराएंगे। और बहुउद्देशीय कक्षाएं और जो बालिका शौचालय है उनकी व्यवस्था करवाएंगे। निःशुल्क सामग्री उपलब्ध कराएंगे जिसमें 680 आपके विकास खंडों में मलिन बस्तियां, जो गंदी बस्तियां होती हैं, वहाँ निःशुल्क यूनिफॉर्म और माध्यमिक स्तर पर स्कूल बैग की व्यवस्था कराएंगे। पुस्तकालय होना चाहिए भाई पढ़ने के लिए, तो नेशनल बुक ट्रस्ट यानी एनवीटी के सहयोग से पठन सामग्री उपलब्ध कराना है। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षा की बात करें तो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में कम उपलब्धि वाली जो बालिकाएं हैं उनके लिए हमें अलग से रिमेडियल क्लासेस या इनको क्या बोलते हैं विशेष कक्षाएं हैं, उनका संचालन करना है। खेल कूद व कौशल के लिए क्या करेंगे कि प्रति क्लस्टर 10 साइकिलों, आत्मविश्वास हेतु और झूलों के 4 सेट। बच्चा साइकिल चलाना सीखती हैं, बच्चों के अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ साइकिल चलाना सीख रहे हैं, इट मीन्स हमने बहुत साहसिक कार्य किया है, हम और भी चीज़ें सीख सकते हैं। प्रोत्साहन, ये बड़ा जरूरी है कि भाई प्रोत्साहन मिले ताकि ये इस तरीके से अच्छा काम को करते रहें। उसके लिए जो उत्कृष्ट विद्यालय निकल के आएंगे कि इस क्षेत्र में अच्छा काम करें, या जो उत्कृष्ट अध्यापक होगा उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और जिसके मानक कौन से होंगे, तो 2008-9 और 2009-10 का जो भी मानक डिसाइड किया गया होगा उसके हिसाब से हम क्या देंगे, पुरस्कार देंगे। तो ये हो गया हमारा एनपीईजीएल, जिसके अगर हम प्रमुख घटक की बात करें तो बुनियादी ढांचा, पुस्तकालय, खेलकूद, निःशुल्क सामग्री, उपचारात्मक शिक्षा और प्रोत्साहन है।
ठीक है, और बाकी का हमने उनकी आवश्यकता और उद्देश्य पे हम चर्चा कर चुके हैं। आते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो अगला पड़ाव है स्कूल चलो अभियान, कि अब भैया स्कूल लेके चलिए बच्चों को। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि बच्चों को स्कूल हमको पहुंचाना है? तो अनुच्छेद 21A कह रहा है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है स्कूल चलो अभियान में कि 100% नामांकन, कि यानी कि जितने बच्चे हैं भैया सबका नामांकन कराओ, गाँव में जो हैं पढ़ने लिखने लायक हैं तो उनको स्कूल भेजिए आप। अब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आपको पता है 21A की बात कर रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा हमको उपलब्ध करानी है। तो इस वजह से इसको चलाया गया था। 6 से 14 विशेष लक्षित क्षेत्र इसका क्या रखा गया? तो इसका विशेष लक्षित क्षेत्र ये था कि जो मलिन बस्तियां हैं, गंदी संदी बस्तियां, जहां पे हमको इधर उधर नाले आले के पास बच्चे खेलते हुए दिखाई देते थे, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, और ईंटों के जो भट्टों के आसपास रहने वाले बच्चे हैं जो कि शिक्षा से वंचित हैं, जिनके पास तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, उनको विद्यालय तक आप पहुंचाइए, स्कूल लेकर आइए उनको। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जुलाई 2006 के सघन अभियान, यानी बहुत तेजी से अभियान ये चलाया गया, उसके माध्यम से ड्रॉप आउट संख्या को 0 तक लाना और असमानता की जब भी बात होगी तो असमानता हम क्या समझेंगे कि किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो बच्चा और बच्ची के फॉर्म में हो सकती है, अमीरी गरीबी के फॉर्म में हो सकती है, या फिर अवसर उपलब्ध ना होने के फॉर्म में हो सकती है। तो किसी भी तरीके की असमानता है तो उसको हमको इसमें समाप्त करना है। आगे क्या होता है कि सघन अभियान की त्रिस्तरीय कार्य योजना एवं समय सारणी कुछ इस प्रकार निकल के आती है कि 20 जून को नामांकन की रणनीति जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक की जाएगी। 22 से 25 जून तक जनप्रतिनिधियों व पंचायत अध्यक्षों से सहयोग हेतु संपर्क करेंगे हम। उसके बाद 22 से 25 जून ब्लॉक प्रमुख, बीईओ और ग्राम प्रधानों की एक विशेष बैठक कराई जाएगी ताकि इस योजना को बहुत अच्छे से फॉलो कराया जाए। और ग्राम स्तर पर आते आते 25 से 30 जून को ग्राम शिक्षा वार्ड शिक्षा समिति की बैठक व कार्य योजना की जाएगी। 1 से 2 जुलाई प्रभात फेरी होगी कि भैया एडमिशन के लिए हमको जागरूक करना है लोगों को। और 3 से 6 जुलाई घर घर जाकर, यानी डोर टू डोर हम क्या करेंगे, सघन संपर्क करेंगे। वही जो आजकल के समय में प्राइवेट काफ़ी टीचर्स आपके घर घर तक आते होंगे और बहुत सारी अपने अपने स्कूल की सुविधाएं गिनाते होंगे, लेकिन स्कूल चुनने से पहले एक बार स्कूल जाइएगा जरूर, वहाँ जो पढ़ा रहे हैं अध्यापकों से बात करिएगा जरूर, तभी आप स्कूल चुनिएगा। ये हो गई हमारी कहानी स्कूल चलो अभियान की। एक बार हाईलाइट देख लेते हैं फटाफट। स्कूल चलो अभियान क्या था? तो ये मौलिक अधिकार की वजह से था। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को हमको एडमिशन दिलाना था। और विशेष लक्षित क्षेत्र क्या था? तो मलिन बस्तियां थी, रेलवे स्टेशन के आसपास के जो भी बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, ईंट के भट्टों के आसपास हैं, उनको हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराना था। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? तो ये सघन अभियान चलाया जाना था और ड्रॉप आउट को बिल्कुल जीरो करना था और असमानता को दूर करना था। बाकी के ये आपके त्रिआयामी स्तर हो गए। अगला आता है जिसकी हम बात करेंगे KGBV। तो इसका क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय असुरक्षित वर्गों के लिए एक सुरक्षित आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चालू किया गया था। यहाँ पे एक कोट के साथ ये स्टार्ट होता है कि एक पुरुष की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, जबकि एक महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है। इस बात के कई मायने हैं और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रारंभ इसका 2004 से 5 में होता है और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खंडों में इसको लागू करवाया जाता है। अब यहाँ पे आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे 25% जो आरक्षण दिया गया वो दिया गया गरीबी रेखा से नीचे BPL की बालिकाओं के लिए, और 75% जो आरक्षण था वो था SC ST OBC और अल्पसंख्यक वर्ग की जो बालिकाएं थीं उनके लिए। कक्षा 6 से 8 की ड्रॉप आउट व गैर नामांकित बालिकाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान भी किए गए थे। KGBV की अगर बात करें तो जिला स्तरीय संचालन एवं प्रबंधन समिति का ढांचा किस प्रकार का था? तो वो ये रहा आपके सामने। तो इसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। उपाध्यक्ष इसके CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होने वाले हैं। आपका सदस्य सचिव इसके BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी रहेंगे। उनके अंडर में आपके प्राचार्य डाइट, जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO, प्रधानाचार्य GGIC गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और DIOS डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन उनके अंडर में नीचे बात या काम करेंगे। सदस्य इनमें कौन होंगे? तो सदस्य जिला अधिकारी द्वारा नामित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जो अध्यापक हैं
वो उसके सदस्य होंगे। स्वैच्छिक संस्थाएं जो एनजीओज होते हैं तो एनजीओज इसकी सदस्य हो सकते हैं, और महिला समाख्या जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसकी सदस्य हो सकते हैं। अब केजीवीवी का संचालन मॉडल भौतिक संरचना एवं महिला केंद्रित स्टाफिंग किस तरीके से होगी, तो आवासीय स्वरूप की अगर बात करें तो प्रति विद्यालय क्या होना चाहिए, कम से कम 75 बालिकाओं की क्षमता वाला स्कूल होना चाहिए। निःशुल्क यहाँ पे भोजन, आवास, चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए। उसके अलावा पूर्ण रूप से सुरक्षित शैक्षिक वातावरण होना चाहिए जहां बच्चियां सेफ रहें और सीख भी सकें। स्टाफ की अगर व्यवस्था की बात करी जाए तो स्टाफ कैसा होना चाहिए, तो वार्डन कम शिक्षक, ऐसी शिक्षक हो जो वार्डन भी हो और शिक्षक भी हो, महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षक की बात करी जाए तो अनिवार्य रूप से ये क्या होना चाहिए, एक महिला अभ्यर्थी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी हैं सब बालिकाएं हैं, तो उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए जो भी वहाँ पे शिक्षिका होगी या शिक्षक होंगे वो कौन होंगे, महिला अभ्यर्थी ही हो। विषय आधारित शिक्षक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईसीसीई की, तो आपको पता है आर्टिकल 45 इसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 45, अब ये ईसीसी क्या होता है, आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल देख रेख एवं शिक्षा में क्या होता है, तो 2 अक्टूबर 1975 को आईसीडीएस समाकित बाल विकास सेवाओं के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है। देन इसके अगर वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 3 से 6 वर्ष बढ़ा के इसको 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा का समावेश माना गया है। नर्सरी की अवधारणा, नर्सरी ये कहती है कि जिस प्रकार नर्सरी में पौधे की उचित देखभाल की जाती है, उसी प्रकार ईसीसीई छोटे बच्चों के लिए उचित पोषण, स्वास्थ्य और सीखने के अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, ताकि बड़े भाई बहनों को स्कूल जाने में कोई बाधा ना आए। ईसीसी वित्तीय प्रावधान और आंगनवाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण किस प्रकार होता है, तो 15 लाख रुपए का इसमें बजट आवंटित होता है। प्रति जनवरी आवंटित धनराशि मानदेय, खेल सामग्री और प्रशिक्षण हेतु 15 लाख रुपए हैं। 9180 केंद्रों का इसमें विस्तार किया गया है और 200 विद्यालय जो कि प्री स्कूल रेडीनेस एजुकेशन के लिए तैयार किए गए हैं। दैनिक क्रियाकलाप और बाल विकास के विभिन्न पहलुओं को कैसे पोषित किया जाता है उसको समझेंगे। तो केंद्र के दैनिक क्रियाकलाप क्या होंगे, तो दैनिक क्रियाकलाप होंगे, स्वागत करिए बच्चों का, उनकी स्वच्छता की जांच करिए, ठीक ठाक तरीके से आए हैं या नहीं आए हैं, प्रेयर उनसे करवाइए, ईश्वर का नाम लेके काम प्रारंभ करेंगे तो अच्छा ही होगा। स्फूर्तिदायक क्रियाएं, थोड़ी सी उनकी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करवाइए, उनसे बातचीत करिए, संज्ञानात्मक विकास हेतु उनसे क्रियाएं कराइए, कक्ष के अंदर की खेल क्रियाएं कराइए ताकि बच्चे क्लास में तो रहें लेकिन उनको फिर भी ये फील आए कि हम खेल ही रहे हैं। कक्ष के बाहर भी ले जाइए, उनके साथ खेलिए, खिलाइए उनको। भाषा के आधारित गेम खेलिए ताकि उनकी भाषा शुद्ध हो और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक्यूरेट हो सके। कहानी उनको सुनाइए, कहानी उनसे बुलवाइए, उनकी कहानियाँ सुनिए, गीत गाइए और उनसे गीत गवाइए। ये केंद्र की दैनिक क्रियाकलाप रहेंगे। व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि उनका समाज में किस तरीके से विकास होता है, सामाजिक विकास और स्वास्थ्य आदतें और शारीरिक विकास करिए। सामाजिक विकास, चोरी करना गलत बात होती है, अपने से बुजुर्गों से गलत तरीके से बात हमें नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी हम उनका सामाजिक विकास करेंगे। स्वास्थ्य आदतें उनकी डलवाइए कि भोजन करने से पहले हैंड वॉश करिए, आप बाहर से खेल के आए हैं हाथ पैर धुलिए उसके बाद में बैठिए। तो ये कुछ स्वास्थ्य आदतें हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा बोल बोल के उनके अंदर डेवलप करा सकते हैं। उनका शारीरिक विकास करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उनको हम कर सकते हैं। शारीरिक विकास आपकी स्फूर्तिदायक क्रियाओं में पीटी वगैरह ये सब आ जाएगा। भाषा का विकास तथा सामाजिक विकास करना है हमको। मानसिक विकास के लिए हमको थोड़ी बहुत मानसिक एक्सरसाइज वगैरह जो होते हैं, माइंड बेस्ड क्वेश्चंस, इन सबको हम करा सकते हैं। शारीरिक विकास सूक्ष्म मांसपेशियों के लिए हम कराएंगे, शारीरिक विकास दीर्घ मांसपेशियों के लिए कराएंगे, उसके अलावा भाषा का विकास कराएंगे और मानसिक कौशलों का विकास तथा भाषा का विकास कराएंगे। तो ये व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष हो जाते हैं ईसीसीई के अंतर्गत। अब ईसीसीई का संस्थागत कार्य क्षेत्र एवं क्षमता निर्माण अगर देखेंगे तो क्षमता निर्माण कौन करता है इनका, तो एससीईआरटी तथा डाइट के विकास हेतु सहायता प्रदान करना, पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा हेतु पटनासिक डिप्लोमा कोर्स को व्यवहार में लाना। समन्वय समिति की बात करें तो राज्य स्तरीय संयोजन समितियों का गठन कर महिला तथा शिशु विभाग में सामंजस्य पैदा करना। और संसाधन प्रबंधन की अगर बात करें तो संचार माध्यम, प्रयोगशाला किट और आंगनबाड़ी तथा प्राथमिक शिक्षा केंद्रों का विकास करना।
समग्र दृष्टि से जितना हमने पढ़ा उसको फटाफट एक इसी स्लाइड में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो ईसीसी जिसको जहाँ से हमने जस्ट पढ़ा है वहीं से चलते हैं। तो ईसीसी क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात करेगा। आर्टिकल की अगर बात करें तो 45 की बात करेगा। ये मुख्य फोकस क्या होगा, तो बच्चों का पोषण करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और प्री स्कूल रेडीनेस यानी स्कूल में पहुंचाने के लिए उनको तैयार करना। लक्ष्य होता है कि जीवन की एक मजबूत नींव को रखना, ये ईसीसी का लक्ष्य है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्कूल चलो अभियान, इससे बैक में। तो स्कूल चलो अभियान क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, जिसका क्या करना था कि हर बच्चे को पहुंचाना है हमको स्कूल तक। जो बच्चे मलिन बस्तियों में के आसपास या रेलवे स्टेशन, ईंट के भट्टों, इन सबके पास है, जो शिक्षा से वंचित है, तो उनको शिक्षा तक पहुँचाना और जो असमानता है उसको खत्म करना। इसका मुख्य फोकस क्या था, 100% नामांकन ड्रॉप आउट को कंप्लीटली शून्य करना। अगर लक्ष्य की बात करी जाए तो शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच यानी एक्सेस की ये बात करता है। एनपीईजीएल की बात करें तो ये क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो लक्षित समूह इसका क्या है, तो वंचित बालिकाएं जो हैं प्राथमिक स्तर पे, वो इनका लक्षित समूह है। मुख्य फोकस की बात करें तो मॉडल क्लस्टर विद्यालय बनाना और जेंडर जो गैप है उसको कम करना। इनका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो बालिकाओं का मुख्य धारा में ठहराव यानी रिटेंशन करना इनका मुख्य लक्ष्य है। केजीबीबी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो लक्षित समूह क्या है इनका, किस पे इन्होंने वर्क किया है, तो कक्षा 6 से 8 तक की जो बालिकाएं हैं उनको इन्होंने फोकस किया है। इनका लक्षित समूह रही है। और मुख्य फोकस की अगर बात करें तो सुरक्षित आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना इनका मुख्य फोकस रहा है। लक्ष्य इनका क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सुरक्षा दोनों ही चीज प्रोवाइड कराना केजीबीबी का उद्देश्य रहा है। तो ये एक स्लाइड में हो गया आपका कंप्लीट जो भी आज हमने पढ़ा। अब हम आपको देते हैं थैंक यू कि अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपने क्लास को देखा है, देन प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी का अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अब अगली क्लास में हम करेंगे प्रश्न और चर्चा, यानी इस क्लास में हमने जिन चीज़ों को पढ़ा है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे और उसके साथ करेंगे हम चर्चा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। साथ बने रहिए हम आपके साथ तब तक जब तक आप नहीं बन जाते सरकारी अध्यापक। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, फिर से एक बार नमस्कार, जय हिंद।